छोटे बच्चे मासूम जिनका कोई वास्ता नहीं किसी दहशतगर्दी से। मुजीब को हम राजी करने की तरफ जा सकते थे लेकिन नहीं हो सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद में नाज़रीन। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा ही कठिन सा दिन होता है। 16 दिसंबर 1971 और फिर 16 दिसंबर 2014। बहुत मुश्किल एक मामला है कि जब इंसान ये सोचे कि पाकिस्तान एक 1947 में लातादाद कुर्बानियों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके रफ़का की अनथक मेहनतों के बाद हासिल होने वाला एक बड़ा मुल्क था, लेकिन 1971 में ये मुल्क टूट कर दो लख्त हो गया। यानी कि बांग्लादेश एक नया मुल्क मार्ज़ वजूद में आया और फिर बाकी जिसे मशरक़ी पाकिस्तान कहते हैं, आज हम उसे पाकिस्तान कहते हैं। इस ज़ख्म को अभी मुंदमिल नहीं हो पाया कि 2014 में वो वाक़या हुआ कि जिसने आज तक 7 सालों में झंझोड़ कर रखा हुआ है पूरी कौम को। एक जानिब तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कौमें यकजा होती हैं, इकट्ठी होती हैं और किसी मिशन के लिए आगे बढ़ती हैं कि 2014 के बाद जब ज़रब ऑपरेशन की कामयाबियाँ और पाकिस्तान आज जिस हालत में है, जिस शहर में हम बैठे हैं, कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों की तरह छोटे छोटे शहर भी, आज कोयटा और पेशावर में भी लोग जो है वो अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ ट्रैवल करते हैं। उन इलाकों में जो किसी दौर में नो गो एरिया बन गए थे, पाक फ़ौज की बेपनाह कुर्बानियों के बाद अब वहाँ पर लोग सैर व सियाहत के लिए भी जा रहे होते हैं। चाहे वो शिमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, वहाँ के लोगों को वोट का हक़ मिल गया है, वो कौमी धारे में वापस आ गए हैं। ये वो तमाम तर अमल हैं जहाँ ये कौम जो है वो कुर्बानियों के बाद आगे बढ़ती है। लेकिन बहरहाल ये दिन उन चीज़ों को एक तरफ तो याद करने और दुख की बात होती है, दूसरी तरफ इसी हवाले से इन दिनों को देखकर आगे बढ़ने की सही भी मिलती है। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ नज़ीर स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार है, एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब। शुक्रिया आपका, बड़ा आज कठिन दिन है, आप तो बहुत सारी चीज़ों के शाहिद भी हैं। फिर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत से मामलात, बहुत सी चीज़ों से अमजद शुएब साहब जो है वो भी शाहिद हैं, उन चीज़ों को देख के और उन चीज़ों का तजुर्बा भी उनके सामने इन सारे मामलात का है। लगारी साहब, पहले हम हालिया वाक़े से आगाज़ कर लेते हैं। साने APS बड़ा ही एक दिलखराश सा वाक़या है कि जब सुबह हम बेदार हुए और उसके बाद ये जो सूरत हाल हुई कि सख्त सर्दी का मौसम और सख्त सर्दी के मौसम में फूल जैसे बच्चे जो हैं वो फूलों के मतलब रंग में रंग गए कि अपने ही खून में। तो आज भी जब ये दिन आता है, ये वाक़या होता है, तो मतलब अब बात भी करना मुश्किल हो जाता है। दिल के 1000 टुकड़े होते हैं, दिल बहुत दुखी होता है, इतना शदीद दुखी होता है कि आज के दिन कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। बहुत बुझे दिल के साथ हम बैठे होते हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ, इब्तदाई ख़बरें आ रही थीं और मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरी बेटी थी, और इतने में ZTV का फ़ोन आया और उसने ये सवाल किया कि आपके यहाँ दहशतगर्दी जो है आप इस हद तक जा पहुँची है, क्यों आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा कितने गलत सवाल है कि हम दुखी हैं, हमारे दिल में एक दर्द है, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं और उस वक्त तक तो ये अमल रुका भी नहीं था कि शहीद हो रहे हैं, और आप इसको दिल को कचोके देने वाले सवाल कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपनी जानें दी हैं, हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारे लोगों ने ज़ख्म सहे हैं, हमारे इदारों के महफूज पनाहगाहों पर हमले हुए हैं, हमारी छावनियों ग्रेजन्स पर हमले हुए, हमारे जनरल हेडक्वार्टर पर हमले हुए, हमारे इन बच्चों पर हमला हुआ और हमारे बच्चे शहीद हुए। उस वक्त भी मेरा ये कहना है, अब भी ये कहता हूँ कि जब विल जागती है, और उस दिन भी यही हुआ था कि जब ये तय कर लिया गया कि नो मोर, अब नहीं होने देंगे, तो फिर आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन ज़रब अज़ब का ऐलान किया गया, और जिन लोगों ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ की हुई थी, धरने दिए हुए थे, उन्होंने अपने धरने उठा लिए, जिन लोगों ने कुछ और काम करने थे वो उठा लिए,
सब उठकर कौम एक यकजहती की तरफ चली गई और एक नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया, अगरचे उसके बहुत से नुकात पर अब भी अमल नहीं हो रहा है। जी, अगरचे इस वाक़े को 7 साल होने को हैं और 7 साल ही हो चुके हैं आज, तो हमें अब भी नेशनल एक्शन प्लान की बहुत सी चीज़ों पर अमल दरामद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते देखना है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमतें अपनी विल पैदा करें। हमने उस वक्त भी यही कहा था कि जब विल होती है ना, जब ये मौजूदा वज़ीर आज़म श्रीलंका के इनकी विल हुई राजापाक से, जो उस वक्त सदर थे, उनने विल हुई, उनने कहा कि जी ख़त्म करना है, तो फिर प्रभाकरण की लाश उठाने वाला कोई नहीं था। कई घंटों तक लाश पड़ी हुई थी, किसी ने नहीं आकर उठाई, जो दहशत की अलामत बना हुआ था पूरे के पूरे। मैं उस इलाके को जाकर देख चुका हूँ। ये जो श्रीलंका का तमाम मशरकी इलाके हैं और तमाम शुमाली इलाके जो हैं वो दहशत गर्दी की लपेट में थे और कोलंबो तक में दहशत गर्दी हो रही थी। बिल्कुल, यहाँ तक हुआ था कि सदर चंद्रिका कुमारतुंगा पर अटैक हुआ था और मैं सदर चंद्रिका कुमारतुंगा के हमले के बाद उनसे मिला था। मैं तो मेरा कहना यह है विल की आप बात करें सर, उसी बात को मुकम्मल भी कर लेते हैं ना। जो विल की आप बात करते हैं, आज देख लें इस खित्ते में एक जो टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सेफ मकाम समझा जा रहा होता है श्रीलंका, और जब विल थी तो वहाँ पर ये मामला हुआ है। बिल्कुल, आप जब विल थी और उन्होंने उसको दहशतगर्दी को जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल, और अब प्रभाकरण के नए पैदा होने के अमल को बहुत सोच विचार करनी होगी और ऐसा कोई प्रभाकरण नहीं होगा। हमारे यहाँ एक नहीं भाई, बहुत प्रभाकरण मौजूद थे, एक नहीं था, बहुत प्रभाकरण थे, गली गली में, शहर शहर में प्रभाकरण। ये बिल थी जब ये तय किया जनरल राहिल शरीफ ने और बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि रद्दुल फसाद के जरिए और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के जरिए हमने इसको ख़त्म करना है, तो फिर उन्होंने ख़त्म करने में कोई कसर उठाकर नहीं रखी और लीडरशिप ने अपना काम किया। जवानों ने कुर्बानियाँ दी, शहरियों ने कुर्बानियाँ दी। शहरी जो हैं उनको घर छोड़ने पड़े ताकि ऑपरेशन मुकम्मल हो और वो डिस्प्लेस्ड पर्सन बने। जी हाँ, लेकिन फिर ये भी हुआ कि हमारे मुल्क में अमन है। यहाँ इस शहर में लोग दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना की गिनती होती थी, कितने लोग टारगेट किलिंग में मारे जाते थे, फिर उसको भी रोका गया, रुक गया। बच्चों की कुर्बानी थी। बिल्कुल, तो आपने चूंकि सवाल ही एपीएस के हवाले से किया था जी, इन बच्चों की जान का कर्ज है इस मुल्क पर कि इनके बच्चों के बाद जो सूरत हाल हुई है, जैसे मैंने इब्तिदा में ये बात की कि कहाँ जहाँ नो गो एरियाज बन गए थे, अब लोग वहाँ पर सेहत के लिए हमारे दोस्त जा रहे होते हैं, वहाँ तस्वीर अपलोड कर रहे होते हैं। और हमें याद आ 2011, 12, 13 में उन इलाकों में वो खबर पढ़ते थे कि यहाँ धमाका हो गया, यहाँ दहशतगर्दों ने, टीटीपी ने यहाँ हमले किए और उसके बाद जो सूरत हाल है वो बनी। तो नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह का एक सानिया और उसके बाद कौम का इस तरह से उठ खड़ा होना और फिर पाकिस्तान आज इस वक्त सूरत हाल में अमन व अमान के हवाले से, तो वो एक मिसाल पूरी दुनिया में कि किस तरह से हमने अपने फ़ौजी जवानों से लेकर बच्चों तक कुर्बानियाँ दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शोएब साहब, बड़ा एक आज कठिन सा दिन होता है, बड़ा मुश्किल सा दिन होता है जब हम इस तरह की फ़ौजी जवानों की शहादतें, आपने अपने सीनियर जूनियर्स की भी देखी होंगी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह मासूम बच्चों की जाने जो हैं वो दहशतगर्दी में जाएं, तो ये हर मजबूत से मजबूत आदमी के लिए वो दिन बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हुई, हम बात करें, लगारी साहब ये बात करें कि उसके बाद फिर हमने जिस तरह से दहशतगर्दी पर काबू पाया है, ये भी इस जिंदा कौम की मिसाल है जिन्होंने 71 के बाद अपने आप को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद 2014 के बाद अपने आप को इकट्ठा किया और आज हम यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। दर हकीकत ये वाकया था ही इतना संगीन, इतना दिलदोज और इतना तकलीफ दे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, माँ बाप के लिए तो था ही, और पाकिस्तानी तो लाजमन सब रो रहे थे उस दिन। लेकिन पूरी दुनिया में इस चीज की मजम्मत की गई कि ये काम नहीं होना चाहिए था। छोटे बच्चे मासूम जिनका कोई वास्ता नहीं किसी दहशतगर्दी से या किसी और चीज से, सिर्फ माँ बाप को दुख देने के लिए ये करतब किया इन्होंने। इसमें जो टीचर्स थी वो भी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ थी जो पढ़ाती थी वहां पे, और 51 बच्चे
आर्मी ऑफिसर्स के थे, बाकी सिविलियन के। नतीजा ये है कि ये दुख पूरी कौम ने मिलकर उठाया, और वो दुख ऐसा है जो कि संभलने का नाम नहीं लेता और नहीं लेगा, क्योंकि वाकया ही इस किस्म का था। इसने हमारी रूह पे जख्म लगाया, और बेहतरी सिर्फ ये हुई कि एक इत्तेहाद हुआ कौम में। उस वक्त हम मुत्तहिद हो गए, और मुत्तहिद होने के नतीजे में आपने देखा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बनी, जिसपे कुछ किसी हद तक अमल हुआ, बाकी तो ना हो सका। उसका कुछ फायदा हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन जारी थे, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान में आपने कुछ और भी एलिमेंट्स एड्रेस किए, जिसमें मदारस वगैरह थे, तो कुछ बेहतरी आई। लेकिन क्या हमारे यहाँ साहने सिर्फ यही हुआ कि हम इसके लिए परेशान तो हैं, हमारा दुख रोता है, क्योंकि बच्चे थे बहुत प्यारे, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन मेरी नजर में वो भी बच्चे हैं जो मैंने देखे हैं जिनके बड़े मारे गए और वो यतीमी में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैंने वो फौजी देखे हैं जिनकी तादाद 15,000 और 20,000 के दरमियान है, जो अपने आजाद, बाज तो अपने चारों आजाद गवा बैठे आईडीज में। उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी उनकी जिंदगियां बहाल करने के लिए तगोदौ कर रही है, अपनी तरफ से वसाइल और जराए लेके। ये अलमिया जो इस कौम ने देखा है, एपीएस का वाकया सिर्फ उसका एक चैप्टर है, इसके बड़े चैप्टर और बिल्कुल। यहां पे यतीम खाना खोला, आपके पीपल्स पार्टी के पुराने थे जुमरत साहब, जी जी, स्वीट होम के नाम पे खोला। आप वहां जाके देखें उन बच्चों को, वो तो बड़ी अच्छी तरह उनको रखा हुआ उन्होंने, अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन बेशुमार वो बच्चे हैं जो कि इस और यहाँ भी इनके पास भी इसी जंग के, ये दहशतगर्दी वाली जंग के यतीम है जो उनके पास जी केपीके के लोग हैं। और बेशुमार ऐसे हैं जो इन यतीम खानों में नहीं पहुंच सके और उनकी माएं भीख मांग के उनको पाल रही। वो भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के। उनकी जिंदा रहते हुए जिंदगियां तबाह हो गई, और वो जो ना खानदान के लिए कमाने के लिए रहे और जिंदा भी हैं कि बोझ बन के, जिनके आज़ाद खत्म हो गए, वो भी हैं। बिल्कुल, वो भी इसी कौम की जिम्मेदारी है कि उनका सोचे। तो मेरा ख्याल है कि सोच इंतहाई महदूद हो चुकी है, जिसकी वजह से 86,000 जो लोग मारे गए, बाकियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना हुकूमत, ना अवाम, और ना ही किसी और मीडिया में किसी में कोई सोच है कि जाके उनका भी हाल देख के उसमें भी कोई क्लिप्स बना के ला के चला के दुनिया को दिखाए कि ये पाकिस्तान किस बड़े दुख दर्द से गुजरा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी गलीज पॉलिसी रही कि 86,000 लोग हमारे मारे गए, बच्चे यतीम हो गए, बच्चे जानों से गए, लेकिन भारत दुनिया में प्रोपेगेंडा करके यही कहता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी कराता है। और यहां पे किसी हुकूमत ने ये नैरेटिव तोड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। आज भी हमारे ऊपर ये इल्जाम आता है, इतने जख्म खाने के बाद भी अगर आपने इल्जाम सुनने हो तो आपकी रूह बिल्कुल तड़प उठती है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी हमारे हिस्से में है, और सबसे ज़्यादा बदनामी भी हमारे हिस्से में आलमी जो लेवल पर है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी अगर करे तो पाकिस्तान के दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों का और उसके सिविलियंस का, उसके अफवाज का, वो सबसे। जी मुदस्सर, मैं ये कहता हूं कि अगर हम दहशतगर्दी करते तो ये 86,000 लोग जो है वो भारत में मारे जाते। बिल्कुल, भारत में तो नहीं मरे, लेकिन एक प्रोपेगेंडा उसके इल्जाम तराशी इतनी जबरदस्त थी, और हमारे बोधे लोग यहाँ पे बैठे ये कहते रहे कि क्या हमें बॉम्बे में वो भेजने चाहिए थे लोग जिन्होंने जाके 162 मार दिए। बिल्कुल, यहाँ पे लोग मुजरिम यहाँ के लोग हैं हमारे, जिन्होंने काउंटर करने का काम तो किया नहीं किया, अपनी गर्दन पेश की कि हम मुजरिम हैं। यही अमल जो है ये शायद अब नहीं, इससे पहले भी शायद था। मैं इस पे भी क्योंकि वक्त आज 16 दिसंबर का है जनरल साहब, तो मैं दोनों पहलुओं के हवाले से दिसंबर 2014 और 16 दिसंबर 1971, लगारी साहब 1971 जो है वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा एक सानिया है
ख़ासतौर पर आप होंगे, जल साहब होंगे, जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं और उसके बाद वो 2 लख्त होता हुआ भी देखा है। आज भी वहाँ हज़ारों लाखों वहाँ फंसे हुए लोग हैं, हज़ारों लाखों यहाँ लोग फंसे हुए हैं, और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कर्ब से भी नहीं निकल पाए कि ये क्या हुआ, हमारी कुर्बानियाँ और उन कुर्बानियों के साथ क्या हुआ। तब भी चीज़ें शायद बेहतर तौर पर मैनेज नहीं हुई हर जानिब से, तो ये सूरत हाल रही। अब हम 1971 की बात भी करते हैं। लगारी साहब जी, मैं इसमें इस बारे में हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक फरीक साजिश नहीं कर रहा था। हमारे एक उस ज़माने में सोवियत यूनियन था, वो हमारे ख़िलाफ़ था। उस ज़माने में इंडिया, वो हमारे ख़िलाफ़। अमेरिका, वो हमारा खुल कर दुश्मनी का छुपा दुश्मन था। वो हमारे साथ बहुत दुश्मनी कर रहा था। हम कोई एक हमारे साथ नहीं था। और मैं अमेरिका के पहले तौजीह बताता हूँ। उसकी तौजीह ये थी कि अमेरिका चाहता था कि हमारा ईस्ट विंग जो है वो वियतनाम की जंग में बरह रास्त हिस्सा ले जाकर, और वो लड़ रहे थे शुमाली वियतनाम वाले, जनरल ग्याप और ली दुआन वाले जो लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, उनके खिलाफ पाकिस्तान जाकर लड़े एक बात, और वहां जाकर सहूलत फराहम करे जो हमारे लिए मुमकिन नहीं थी। रास्ते में और ममालिक आते थे, थाईलैंड आता था, लाओस आता था और बर्मा आता था, और ममालिक बीच में थे। हमें जाकर वहां लड़ने की फरमाइशें होती थी जो हम पूरी नहीं कर सकते थे, हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और यह कि हमारा अपना चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ समंदर, 3 तरफ से इंडिया, और इंडिया हमारी जान लेने के दर पर अमलन उसने फौजी कार्रवाई की हमारे खिलाफ, और बड़े पैमाने पर की। सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ था। और फिर यहाँ हम एक बेआइन मुल्क बने हुए थे। 62 का आइन और 56 का आइन ख़त्म हो चुके थे। एक LFO आया था और LFO की बुनियाद पर मुल्क चल रहा था। और ऐसे मौके पर जब जंग के बादल छाए हुए थे, उससे पहले हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन तबाहकुन यूँ साबित हुए हमारे लिए कि वो इलेक्शन कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हो सकते थे, जो नहीं किए गए। ये जब आपको पता है कि नवंबर में सैलाब आया है और बारिशें हुई हैं, ऐसा तबाहकुन सैलाब था जिसमें फिलवाकई 2 लाख आदमी अपनी जान से गए ईस्ट पाकिस्तान में। हमने फिर भी इलेक्शन कराने के लिए बज़द हुए, यानी 11 नवंबर को सैलाब आ रहा है और 7 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। भाषानी कह रहा है मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। आपने भाषानी को वहां से हटा दिया। अब भाषानी के हट जाने के बाद मुजीबुर रहमान के लिए मैदान खुला रह गया और उसने इलेक्शन जीता और इलेक्शन में स्वीप किया। उसके साथ 6 नुकात थे। हम परचम अलग बनाएंगे, झंडा अलग बनाएंगे, बैंक अलग बनाएंगे, स्टेट बैंक, करेंसी अलग बनाएंगे, अपनी मलेशिया फौज अलग बनाएंगे। अब ये 5-6 नुकात के साथ हम उसके साथ जाकर कहते कि नहीं हमारी वो बात, हम उसका आइन मान लेते हैं, इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को मिल जाना चाहिए था। मुजीबुर रहमान बिल्कुल अलहदा होने की बात कर रहा था और उसके 6 नुकात के अंदर यही बातें थी। और हम कह रहे थे कि उसके साथ आइनी समझौता होना चाहिए था, डायलॉग बढ़ता, हम ऑपरेशन की तरफ ना जाते तो शायद बेहतर होता। मैं नहीं कह सकता हूं कि उस वक्त ऑपरेशन की जरूरत थी या नहीं थी, मैं इस पर ना बात करता हूं ना इसको क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन अगर ये डायलॉग किया जाता, डायलॉग से पहले आपके पास 2 मौके मौजूद थे। जब भाषानी ने इलेक्शन का बाइकाट किया था और कहा था मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूं, तो फिर आपको इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए थे कि स्टेक आपका होता था, सिर्फ मुजीब के हाथ में गेम न रहता। फिर आप मौका देते कि भाषानी आता। भाषानी के साथ आप आने के बाद भाषानी पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहता था और वो जो है एक पाकिस्तान चाहता था। उसका अपना नजरिया था। वो एक मजहबी रुझान का आदमी भी था और एक तरक्की पसंद आदमी भी था। वो एक मिलाप था मुख्तलिफ धारों का, मुख्तलिफ सोचों का। हमने भाषानी के लिए रास्ते खत्म कर दिया, उसको रास्ते से निकाल दिया। वो इलेक्शन का बाइकाट करके चला गया। हमने फिर भी इलेक्शन करा लिए। अब इलेक्शन करा लिए तो भाई आप डायलॉग का प्रोसेस शुरू करेंगे। भाई आइन साजी करनी है, आइन 120 दिन में बनाया जाना था। ये उसकी LFO की जरूरत थी। LFO ये डिमांड कर रहा था जो याया खान ने नाफिज किया था, जिससे जस्टिस AR कॉर्नलिस ने लिखा था। और उस आइन के तहत ये वो जो आइनी फार्मूला था, फ्रेमवर्क था, उसके तहत जरूरी था कि ये असम्बली जो मुंतखब हो रही है वो आइन साज असम्बली थी। आइन साज असम्बली के बाद हो सकता है कि दोबारा इलेक्शन की जरूरत आती और फिर दोबारा इलेक्शन के बाद एक इंतकाल इक़्तिदार होता। यहाँ इंतकाल इक़्तिदार का मामला नहीं था, यहाँ तो आइन साजी का मामला था। तो और मामला फिर इतना खराब। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूँ, यही वजह है कि जब भुट्टो साहब सदर बने मुल्क के, उन्होंने पहले चंद दिनों के अंदर एक अबूरी आइन दिया और फिर 1973 का आइन दिया जो आज तक मौजूद है। हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि आइन जो है वो हम नहीं कर सके। हम वसी तर बुनियाद पर
पार्टी की कॉन्फ्रेंस बुलाते और उनमें वो करते भाई इस आइन को इस तरह आइन बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में कि शायद मुजीब को हम राजी करने की तरफ जा सकते थे, लेकिन नहीं हो सका। ये हमारी बदकिस्मती थी। हमारा मुल्क तो 2 लाख हुआ। ये बदकिस्मती भी उस वक्त की मिसमैनेजमेंट जो है वो चीज़ें नज़र आई हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई। लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान में लड़ते हुए फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी एक ईंधन की तरह मतलब वो झोंका गया। यहाँ फैसले कुछ हो रहे थे, वहाँ फ़ौज के सिपाही जो है वो अपनी जानें अपने वतन पर कुर्बान कर रहे थे। जनरल साहब, ये भी एक अलमिया है जो हमारी ज़ात के साथ, हमारी चीज़ों के साथ हिस्सा रह जाएगा। देखिए, पहले मैं ज़रा सियासी अमल की बात कर दूं। जी जी। जहां तक ताल्लुक है मुजीबुर रहमान का, वो एक गद्दार था। अगरतला साजिश वाला किस्सा आपको याद है, उस केस में भी उसको पकड़ा गया था। 1962 से ये साजबाज कर रहा था अलैदगी, और 6 पॉइंट्स का जैसे बात की है अलगारी साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब वो इलेक्शन जीत गया तो फिर वो उसको लालच ये थी कि मैं एक बांग्लादेश या एक विंग को मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करना चाहता हूं, लेकिन कुदरत ने मौका दिया कि मैं पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं। तो उसको लालच आई और उसके बाद उसने जो स्टेटमेंट्स देनी शुरू की बात, जिनसे लोग आज यहाँ पे ये नतीजा खस कर रहे हैं कि वो मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान को अलहदा नहीं करना चाहता। ये बेशुमार लोग कह रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट्स बाद मौजूद हैं, लेकिन वो उस वक्त की हैं जब उसने इलेक्शन जीत ली। सही। क्योंकि उसके बाद उसको ये ज़हन में आ गया कि किसी एक हिस्से का वजीर आजम या उसका सदर बनने से कहीं बेहतर है कि मैं एक पूरे मुल्क का दोनों हिस्सों का सदर या वजीर आजम बन जाऊं। तो वो इस वजह से उसने उस वक्त अपने स्टांस में कुछ तब्दीली दिखाई। मेरे साथ एक प्रोग्राम में कुलदीप नैयर, जो भारत के एक बड़े मशहूर साफी थे, वो अब नहीं रहे। ये उन दिनों की बात है जब मोदी ने बांग्लादेश में जाके कहा कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराया और हमने मुक्तबानी बनाई, हमारा भी खून शामिल है उसमें। तो उसकी बुनियाद पे प्रोग्राम पाकिस्तान में हो रहे थे। तो कुलदीप नैयर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी हमने जो किया, हम तो आपके दुश्मन थे, आपको हाथ में मौका आता आप भी करते। दुश्मन से तो तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो बेहतरी होगी। तो उसने कहा, जी भुट्टो साहब को किसने रोका था कि वो उनको इख्तियार न दें जिनकी मेजॉरिटी आ गई थी। आप उनको तो मानते हैं कि वो सबसे बड़े जमहूरियत के अलम बरदार थे, तो ये जमहूरी असूल नहीं था कि आप उनको हुकूमत देते। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन गलती कहाँ होगी, पीपल्स पार्टी ने कोई कैंडिडेट्स जो है वो अपने मशरकी पाकिस्तान में नहीं खड़े किए। बिल्कुल आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ मगरबी पाकिस्तान है और वहां भी आपको पूरी सीटें नहीं मिल रही, तो तवक्को आप कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? सही। तो ये जनरल साहब फिर ये तो दोनों जानिब जो है वो सियासी अमल के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो भी सामने थी, और जो मामलात इस एक जानिब चल रहे थे, जो फैसले कहीं और किए जा रहे थे, वो भी मामलात वो थे। उसके असरात फिर ये है कि 1971 का जो इतना मुजीबुर रहमान अपनी ताई अपने वज़ीर आज़म का सोच रहे थे और यहाँ पर चीज़ें और तरह से प्लान हो रही थी। शुक्रिया, वक्त भी कमी हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात और वाक़यात हैं जो आपको नाज़रीन होते हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो शाहिद भी हैं इन चीज़ों के। लगारी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।